हाँ बच्चों, तो हम गॉस थ्योरम के बाद अब पढ़ रहे हैं। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं और आपके सिलेबस में 3 एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के। में से पहला है, माने तीनों एप्लीकेशन में हमें निकालना क्या है, हमारा मोटिव क्या होगा। हमें तीनों एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी। तीनों एप्लीकेशंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी। देखते हैं, पहला एप्लीकेशन हमारा है बच्चे, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट चार्ज्ड वायर। हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट चार्ज्ड वायर होगी और उस चार्ज्ड वायर की वजह से किसी एक पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। क्या ये बात बच्चे आपको समझ में आ रही है? हमारे पास क्या होगी, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर होगी। मींस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर कैसा होगा, लीनियर होगा। अब आप रिवाइंड करिए, मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाया था, उनका यूज अब यहां पे आने वाला है। आज समझ में आ गई बच्चे? मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाया था, उनका एप्लीकेशन, उनका यूज अब यहां पर आएगा। तो हम कंसीडर करते हैं बेटा, हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड स्ट्रेट वायर है ना, उसकी कंडीशन समझते चलना। इन्फिनिटली लॉन्ग है, चार्ज्ड है, स्ट्रेट है। आज समझ में आ गई? 3 चीजें हैं उसमें, इन्फिनिटली लॉन्ग है, चार्ज्ड है और स्ट्रेट है। इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर, समझे बात बच्चे? इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर, ये हमने कंसीडर कर ली एक। इस पर चार्ज है, चार्ज को भी हम बना लेते हैं बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है इस पर? पॉजिटिव चार्ज है। हम ऐसा मानते हैं कि इस पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव, और ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, उधर भी एक्सटेंडेड है और इधर भी, दोनों तरफ ये फैली हुई है। हम एक बात मानते हैं, इसमें ऐसा कंसीडर करते हैं, इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, अच्छा देखो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलोंग अ लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जब चार्ज लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किसके टर्म में एक्सप्रेस करते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में। याद आ रहा है आपको? पहले मैं पढ़ा चुका हूं लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ओवर यूनिट लेंथ। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे। किससे रिप्रेजेंट करते बच्चे हम? लैम्डा से। हम ऐसा मानते हैं कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बेटा, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी क्या है, इसकी बच्चे लैम्डा है। बात समझ में आ गई बेटा? हम ऐसा मानते हैं कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, लैम्डा है। चलिए, हम इस वायर से, चार्ज वायर से एक आर सेपरेशन पर, परपेंडिकुलर आर सेपरेशन पर, है ना, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, पी पॉइंट कंसीडर करते हैं। पी पॉइंट हम एक लेते हैं, इस चार्ज वायर से आर सेपरेशन पर है। कितने सेपरेशन पर है बच्चे वो? आर सेपरेशन पर है। पी पॉइंट हमने कंसीडर किया, ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या है बेटा, पी पॉइंट। समझे बात ना? इस चार्ज वायर से आर सेपरेशन पर है, हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना बेटा? हमको इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दे रखी है, आपको आर सेपरेशन पर एक पी पॉइंट दे रखा है, वहां पर हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। समझे बात ना? अब देखो हम कैसे निकालें, उसके लिए लॉजिक लगाओ। हम गॉसेस थ्योरम का यूज करेंगे। किसका यूज करें बच्चे? हम गॉसेस थ्योरम का यूज करें। और गॉस थ्योरम के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? हमारे पास एक गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। अब देखो, हम एक ऐसी सरफेस कंसीडर करें, एक इमेजिनरी सरफेस होगी वो, ऐसी सरफेस कंसीडर करें जिस पर पी पॉइंट क्या करे, लाई करे। इस केस में उस सरफेस का नेचर क्या रहने वाला है, सिलिंड्रिकल होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? सरफेस का नेचर सिलिंड्रिकल होगा। तो हम एक सिलिंड्रिकल सरफेस इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? हम एक सिलिंड्रिकल सरफेस इमेजिन करते हैं। एक सिलिंड्रिकल सरफेस इमेजिन कर रहे हैं। देखिए, एक सिलिंड्रिकल सरफेस हम बना रहे हैं और उस सिलिंड्रिकल सरफेस पर ये पी पॉइंट क्या करे बेटा, लाई करे। ये देखो बच्चे, सिलेंडर का एक बेस हमने यहां बना दिया। एक और सिलेंडर का हम बेस बना रहे हैं। बेस हमने यहां बना दी। बात बच्चे क्लियर हुई?
दो लाइन्स और ड्रॉ करते हैं, सिलेंडर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर ये यहाँ तक है। समझे बात बच्चे? हमने एक सिलिंड्रिकल सरफेस इमेजिन कर ली जिस पर ये पी पॉइंट क्या कर रहा है बेटा, लाई कर रहा है। इस सिलिंड्रिकल सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। इस सिलिंड्रिकल सरफेस पर ये पी पॉइंट क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। समझे बात ना? इस सिलिंड्रिकल की जो लेंथ है बेटा, वो लेंथ हम कितनी ले रहे हैं, एल लेंथ ले रहे हैं। कितनी ले रहे हैं, एल लेंथ ले रहे हैं। अच्छा, इसका जो रेडियस होगा, वो रेडियस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि सिलिंड्रिकल सरफेसिस की जो एक्सिस है, हमने चार्ज वायर को कहां पे माना हुआ है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। कहां पे माना हुआ है बेटा, हमने इस सिलेंडर की एक्सियल लाइन पर चार्ज वायर को माना हुआ है। समझे बात ना? आप कुछ और चीजें देखते हैं। देखो, इसमें एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और एक कर्व सरफेस है। सिलेंडर में तीन सरफेस होते हैं, एक ये बेस एरिया, एक ये वाला बेस, और एक क्या होता है बेटा, कर्व्ड सरफेस होता है। तीन सरफेस होते हैं सिलेंडर के। यहां पर भी सिलेंडर में तीन सरफेसेस हैं, एक बेस वाली सरफेस है, एक ये वाली सरफेस है, और एक क्या है बेटा, कर्व्ड सरफेस है। समझे बात ना? हम इनके एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, हम एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इस बेस वाले पर जो एरिया वेक्टर होगा, बेस सरफेस ऐसे है, एरिया वेक्टर क्या होता है, जस्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस, जस्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस। यहां पर जो एरिया वेक्टर एन कैप होगा बेटा, वो कुछ इस तरफ होगा। बात क्लियर हो गई बच्चे? एरिया वेक्टर एन कैप इस तरफ होगा। ऐसे ही उधर वाले बेस पर भी जो एरिया वेक्टर रहने वाला है बच्चे, वो कैसा रहने वाला है, वो भी जस्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस, एरिया वेक्टर वो हो गया। अब सवाल आता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया है, किसी भी पॉइंट पर आप देखो रेडियली आउटवर्ड होगा। कैसा रहने वाला है, रेडियली आउटवर्ड रहने वाला है। अगर मैं यहां पे देखता हूं, एरिया वेक्टर कैसा हो गया, एन कैप ये हो गया। यहां देखता हूं, एरिया वेक्टर क्या हो गया, एन कैप ये हो गया। अगर मैं नीचे देखता हूं तो एरिया वेक्टर क्या हो गया बच्चे, ये हो गया एन कैप। यहां पर अगर मैं देखता हूं तो एरिया वेक्टर कैसा हो गया, तो एरिया वेक्टर हमारा ये। कर्व्ड सरफेस एरिया पर किसी भी पॉइंट पर आप देखो, एरिया वेक्टर क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। बात समझ में आ गई बच्चे? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कहां निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वो निकालना पी पॉइंट पर। तो हम एक काम करते हैं कि हम पी पॉइंट के अराउंड एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया, और वो एरिया एलिमेंट हमारा क्या है, डीएस है। क्या है बच्चे, एरिया एलिमेंट वो हमारा है डीएस। समझे बात ना? अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। कैसी रहने वाली है बेटा, रेडियली आउटवर्ड। डीएस पर जो एरिया वेक्टर होगा, वो एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पी पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, बेस एरिया पर ये रहने वाली है। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होगा बेटा, ये रहने वाला। समझे बात ना? पॉजिटिव चार्ज की वजह से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी। रेडियली आउटवर्ड किसी भी पॉइंट पर देख लो, लाइन पर आप कहीं पर भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड। ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, ये तो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, लेफ्ट पार्ट है। लेफ्ट पार्ट पर जो एरिया एलिमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है बेटा, 90 बन रहा है। लेफ्ट पार्ट जो है सिलेंडर का लेफ्ट पार्ट, वहां पर एरिया का जो सरफेस एरिया, उसका एरिया वेक्टर एन कैप, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। सिमिलरली जो राइट पार्ट है, वहां पर सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर एन कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90 बन रहा है। यहाँ पे थीटा कितना हो गया, वहां पर भी 90 हो गया। समझे बात ना? लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट्स पर थीटा हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। किन किन के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर। समझे बात ना? अब जरा देखते हैं कर्व पाथ पर, जो कर्व वाला सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है। किसी भी जगह देखो, देखो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उधर ही क्या है बेटा, सरफेस का एरिया वेक्टर है। मींस यहां पर जो एंगल बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा 0। बात समझ में आ गई ना?
कर्व वाले पोर्शन पर सरफेस एरिया, जो कर्व वाली सरफेस एरिया है वहां पर किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं तो वो एंगल हमारा थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। समझे बात ना, बस इतना सा ही डायग्राम है। अब यहां पर हम निकालते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकालते हैं बेटा, हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं पूरे चार्ज्ड वायर की वजह से। समझे बात ना, पूरे चार्ज्ड वायर की वजह। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ऐसा ही था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। इतनी बात क्लियर हो गई। पूरी सरफेस का सरफेस एरिया ले रहे हैं, सिलेंडर की पूरा सरफेस एरिया। अब उसमें 3 पोर्शन है बेटा। एक कौन सा पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन तो लेफ्ट पोर्शन हो गया, लेफ्ट हो गया। इधर वाला पोर्शन क्या हो गया बेटा, जो राइट हो गया, जो बेस एरिया है राइट वाला, लेफ्ट वाला। और एक ये कर्व वाला भी तो है जो बीच में आ रहा है, वो क्या हो गया बेटा, वो कर्व सरफेस। इस पूरे सिलेंडर को अगर हम देखते हैं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते इस पूरे सरफेस एरिया को, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला और एक कौन सा बच्चे, कर्व्ड वाला। समझे बात ना, लेफ्ट राइट और कर्व वाला। तो जो नेट अगर हम निकालते हैं इसको हम 3 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। पहला कौन सा बेटा, ई डॉट डी एस, और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेफ्ट की बात कर रहा हूं। कौन से वाले पोर्शन की बेटा, लेफ्ट पोर्शन, इस लेफ्ट पोर्शन। क्या ये बात बच्चे समझ में आ गई, हमने लेफ्ट पोर्शन ले लिया। ऐसे ही अगला वाला मैं ले ले रहा हूं ई डॉट डी एस, और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, राइट वाले पोर्शन की। किसकी बात करूं, राइट पोर्शन। ऐसे ही एक और मैं ले रहा हूं और वो हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चे, कर्व्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मीन्स हमने टोटल सरफेस एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर। समझे बात ना। अब जरा देखो ई डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। ई डी एस कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं बेटा, ई डी एस कॉस थीटा। अगर मैं लेफ्ट की बात करता हूं, लेफ्ट की देखते चलो ध्यान से, अगर मैं लेफ्ट की बात करता हूं तो लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। कितना बन रहा है, 90। अगर मैं ई डॉट डी एस को क्या लिख दूं, ई डी एस कॉस थीटा, और कॉस की जगह मैं क्या लगाऊंगा बेटा, कॉस थीटा की जगह लगाऊंगा 90। समझे बात ना। लेफ्ट वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल कितना था, 90 था। मैंने इसको वेक्टर फॉर्म को किसमें कर दिया, ईडीएस कॉस थीटा, मींस थीटा की जगह हमने क्या लगा दिया, 90 लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, राइट वाले पोर्शन में सिमिलरली आप बताइए बच्चे, राइट वाले में क्या हो जाएगा, राइट में भी 90 हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ईडीएस कॉस 90। बच्चे क्या ये बात बेटा आपको समझ में आ गई, ईडीएस कॉस 90 राइट में भी हो गया। अब जरा कर्व की बात करें, तीसरा वाला कर्व है, कर्व वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस का एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो उनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो मैं इसको आगे क्या लिखूंगा बच्चे, कर्व वाले में ईडीएस कॉस 0 डिग्री, ईडीएस कॉस। बात बच्चे समझ में आ गई। अब देखो कॉस 90 हम जानते हैं, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0, मीन्स ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा 0, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा 0, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, ईडीएस कॉस 0 कर्व्ड वाले का बचा। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मीन जो नेट फ्लक्स आपका आ रहा है, नेट फ्लक्स जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ ईडीएस, और वो कौन सा वाला आ रहा है, कर्व्ड वाला आ रहा है। कौन सा आ रहा है बच्चे, कर्व्ड वाला। किसी भी सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, क्या होता है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, किसी भी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चे, 2 पाई आर एल के बराबर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 पाई आर एल। समझे बात ना। और इस फाई ई की जगह में क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, पाई ई की जगह में क्या लिख सकता हूं बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई की जगह क्या लिख लूंगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हमारा मोटिव क्या था शुरुआत में, हम क्या निकालना चाहते थे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते थे। हम क्या निकालना चाहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। हमें हमारा मोटिव नहीं भूलना है। जरा इन सारे वेरिएबल्स में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चे क्या है, ई है। तो इस पूरे फॉर्मूले को अगर हम ई के टर्म में चेंज करें, किसके टर्म में बेटा चेंज करें,
अगर हम ई के टर्म में चेंज करते हैं तो ई इक्वल्स बेटा हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ई के टर्म में चेंज करें तो ई इक्वल्स बेटा हमारा हो जाएगा, ई अगर हम इधर ले आते हैं तो फिर ये 2 पाई आर एल यहां आ जाएगा, मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल, सॉरी डिनोमिनेटर में आएगा ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल नीचे जाएगा 2 पाई आर एल। इतनी बात समझ में आ, हमें वहां पर स्टार्टिंग में चार्ज नहीं गिवन था, हमें क्या गिवन था, हमने बताया था आपको कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। वो क्या है बेटा, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने क्या बताया था, लैम्डा। और लैम्डा इक्वल क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ होता है। मींस चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू लेंथ नहीं लिख सकते हैं। क्यू की जगह हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू लेंथ एल, ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या हम। तो यहां पर क्यू की जगह क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर क्या बचा बेटा, यहां पर बचा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ रहा है बेटा वो किसके बराबर आ रहा है, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना था। ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइटली स्टेट चार्ज्ड वायर, समझे बात ना, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, यहां बोले लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। अब देखो बेटा यहां पर कोई भी अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रहे हैं, एक बार में अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि हमने लैम्डा क्या कर दिया बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने फिक्स्ड कर दिया। क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। एक बार अगर हमने किसी भी लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसका मतलब उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई बेटा, फिक्स हो गई। देखो इसमें लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ये ऑलरेडी फिक्स होती है, 2 फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, आर ही तो वेरी कर सकते हैं। मींस ये जो सेपरेशन था पी पॉइंट का जो सेपरेशन था, इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। आर की वैल्यू को तो वेरी किया जा सकता है। तो फिर अगर इसमें ये सारे टर्म कांस्टेंट आ रहे हैं, लैम्डा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे इनवर्सली आ रहा है बेटा, आर से ही तो इनवर्सली आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर से क्या हो गया, इनवर्सली तो रिलेट कर रहा है। इट मींस आर की वैल्यू अगर आप बढ़ाएंगे, लाइन से पी पॉइंट जो हमने लेट किया था, अगर पी पॉइंट आप दूर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर आप आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं। कैसे रिलेट कर रहे हैं बेटा, ये इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। अगर आप आर की वैल्यू कम करेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। अगर आपने ये पी पॉइंट लाइन के क्लोज कंसीडर किया, आर की वैल्यू को कम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। पी पॉइंट अगर आपने दूर कर दिया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। क्या बच्चे ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा इसमें 2 चीजें और हैं। अगर ये चार्ज का नेचर कैसा हो, पॉजिटिव हो, चार्ज कैसा हो बेटा, पॉजिटिव हो। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बेटा कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। तो मैं ये चीजें यहां पर मेंशन कर देता हूं। कौन कौन सी बेटा 2 चीजें, पहला इफ तो चार्ज है वो कैसा हो बेटा, पॉजिटिव हो। जब चार्ज पॉजिटिव है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी। और जब लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेटा वो कैसी रहने वाली है, रेडियली आउटवर्ड्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की कैसी होती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। समझे बात ना। दूसरी कंडीशन इसमें चार्ज निगेटिव भी हो सकता है। अगर चार्ज जो लाइन पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो निगेटिव है, इट मीन जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी बेटा वो क्या होगी, वो निगेटिव में आएगी। मींस लेस देन 0 होगी। वो क्या रहने वाली है, लेस देन 0 रहने वाली है। और जब वो लेस देन 0 होगी, लेस देन 0 होगी, इट मींस जब वो लेस देन 0 होगी, इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है, रेडियली इनवर्ट। वो कैसी हो जाएगी बच्चे, रेडियली इनवर्ट्स हो।
बात समझ में आ गई बेटा। तो इसमें और कंडीशन है, अगर चार्ज डेंसिटी हमारी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड है। चार्ज डेंसिटी अगर हमारी नेगेटिव है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कैसी हो जाएगी बेटा, रेडियली इनवर्ड हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, टुवर्ड्स द लाइन हो जाएगी। बात समझ में आ गई बेटा। ये यहां पर हमने गॉसेस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन कंसीडर किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्टेट चार्ज्ड वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट चार्ज्ड वायर, यहां पर आप इसे कवर अप कर सकते हैं। और वो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकल के आ रहा है बेटा, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। यहां पर ये सारे टर्म फिक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे रिलेट कर रही है, इनवर्सली रिलेट कर रही है आर से। आर क्या था, आर उस पी पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, कहां से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, लाइन से, आर सेपरेशन था पी पॉइंट का। अगला हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन, अगला करने वाले हैं वो हमारा आएगा स्फेरिकल सेल का। कौन सा आने वाला है बच्चे, स्फेरिकल सेल का।